नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो लगातार लॉकडाउन 4.0 की बात हो रही है। 4.0 के तहत जो रियायतें मिली हैं उनकी बात हो रही है और साथ ही जो पाबंदियां हैं और जो सावधानियां आपको बरतनी हैं और आगे देश कैसे लॉकडाउन से बाहर निकलेगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आपने लगातार जी न्यूज पर ब्रॉडकास्ट देखी है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम कह रहे हैं चिराग पासवान लाइव। जी हां, हमारे साथ युवा नेता चिराग पासवान जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लॉकडाउन 4.0 को ही लेकर आपका जो समग्र दृष्टिकोण है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आप जिस तरह से हमने देखा है फेज वाइज और अब हम फेज 4 में है, समग्र दृष्टिकोण आपका उसे लेकर। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजी स्केड्यूल से टाइम हमारे लिए निकाला है। थैंक यू सो मच आदित्य जी। मुझे लगता है खैर इस बात को कहने की जरूरत नहीं है। इस बात का अनुभव हम सब कर रहे हैं कि पिछले 4 लॉकडाउन जो फेज वाइज किए गए हैं, इसमें मुझे लगता है कि भारत ने जिस तरीके से, और इसका मैं श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को दूंगा कि उनके नेतृत्व में एक के बाद एक जो निर्णय लिए गए और उसमें जिस तरीके से पूरे देश ने उनके हर फैसले में उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया, यही कहीं ना कहीं कारण बना कि आज की तारीख में बनिस्बत बाकी देशों के भारत एक बहुत बेहतर स्थिति में है। पर हाँ, ये स्थिति बरकरार रहे, इसके लिए निरंतर हम लोग को प्रयास करने की जरूरत है। अभी 2 दिन पहले भी मेरी प्रधानमंत्री जी से फोन पर बात हो रही थी, तो उनकी कहीं ना कहीं चिंता उन बातों में उस वक्त भी दिखाई दी कि आज भले हम लोग बेहतर परिस्थिति में है, पर कल भी ये परिस्थिति ऐसे ही बनी रहे और चीजें और बेहतर होती जाएं, इसको हम नियंत्रित कर लें, महामारी को हम लोग कंट्रोल में कर लें। इसमें मुझे लगता है हर एक भारतवासी की एक अपनी भूमिका है। भले वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात हो, मास्क पहन के रखने की बात हो, हाथ को बार बार धोने की बात हो, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। खासतौर पर तब जब अब लॉकडाउन में धीरे धीरे रियायतें दी जा रही हैं, रिलैक्सेशंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि जान भी जरूरी है, जहान भी जरूरी है। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। तो अब जब रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं तो यहां पर हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। और मुझे लगता है पिछले 2 महीने में हम सबको अभ्यास तो हो ही गया है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है या मास्क लगाना है, बट अब हर किसी को अपनी इंडिविजुअल भूमिका निभाने की जरूरत पड़ेगी। आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया है और क्या बातचीत हुई आपकी प्रधानमंत्री मोदी से, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि हिंदुस्तान के पास एक अर्ली एडवांटेज है, लेकिन इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ भी रहे हैं, वो चिंता बढ़ाने वाला भी है। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि जहां एक तरफ इस बात की चिंता है, संतोष है, और कहीं ना कहीं अब इस बात का अभ्यास है, जो मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि इस बात की अब हम लोग को जानकारी है, क्योंकि एकमात्र तरीका, ईमानदारी की बात है, वैक्सीन इसकी तैयार नहीं हुई है, कोई जानता नहीं कि इसको आप कैसे एलिमिनेट करें। तो एकमात्र तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, प्रिकॉशंस लेना है, यही एकमात्र तरीका है। तो इसकी जानकारी है। हाँ, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, आज भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लगभग 5000 के करीब नए केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। कल जो प्रधानमंत्री जी से जो बातचीत हुई उसमें भी उनकी ये चिंता दिखी, जहां वो मजदूरों को लेकर भी उतने चिंतित थे, महामारी को लेकर भी उतने चिंतित थे। वहीं उन्होंने जिस तरीके से सुपर साइक्लोन आ रहा है जो कि बंगाल की खाड़ी में कहीं ना कहीं अब उसका असर देखने को मिल रहा है, तो तमाम चीजों की चिंता है। बट हाँ, मैं ये बात जरूर बोलूंगा, प्रधानमंत्री जी से ही मैंने सीखा है, आत्मविश्वास उतना ही मजबूत है। इस क्राइसिस को भी आप अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं, आपदा को भी आप अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं, अवसर में कैसे बदल सकते हैं, ये मुझे लगता है हम सबको प्रधानमंत्री जी से सीखने की जरूरत है। जहां उस दिन उनसे बातचीत में उनकी चिंता भी जाहिर हो रही थी, पर वहीं आत्मविश्वास भी उनकी बातों में दिख रहा था कि नहीं, हम लोग कर लेंगे और जो भी परिस्थिति आएगी उससे हम लोग बहुत बढ़िया से झेल कर, उस परिस्थिति से निकलकर भारत अपने आप को विश्व स्तर पर प्रूव करेगा। तो ये आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं, आप देखिए, ऐसी सिचुएशन में पैनिक कर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, दुखी के बैठ सकते हैं, बट वहीं पे एक दूसरा पहलू भी है इस सिचुएशन को देखने का, जहां पर आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका मनोबल बढ़ता है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में अपना मनोबल बुलंद रखकर, आत्मविश्वास अपने ऊपर रख के अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये दिन भी बीत जाएंगे। हम लगातार जी न्यूज पर स्पेशल कवरेज दिखाते रहे हैं प्रवासी मजदूरों की, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। हमने देखा है कि लॉकडाउन में पूरी, क्या किसी भी फेज की बात करें, उनका पैदल मार्च नहीं थमा है और बिहार में भी इसे लेकर काफी सियासत हुई है। क्या इस इशू को पहले एड्रेस किया जा सकता था? चूक कहां पर हो गई?
बिल्कुल, बहुत ईमानदारी से बोलूंगा, इस इशू को पहले एड्रेस किया जा सकता था। मैंने खुद हमारे मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत समय पहले ही मैंने पत्र के माध्यम से निरंतर उनसे संवाद साधकर मैंने उनसे आग्रह किया था। और ये उन दिनों की बात है जब कोटा में बच्चे फंसे हुए थे। उस वक्त भी मैंने उनसे कहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही बच्चों को वहां पर ले आई, उस वक्त लॉकडाउन की दुहाई दी जा रही थी, कहा जा रहा था कि इसके लिए कोई एक केंद्रीय नीति बने। मजदूरों को भी बहुत पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार बसेस के माध्यम से लाना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो मैंने भी हमारे मुख्यमंत्री जी से निरंतर ये आग्रह किया था, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। और बिहार के अगर आप प्रवासी मजदूर अगर आप देखें तो मुझे लगता है भारत के हर एक कोने में, आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर आप इधर कच्छ तक चले जाएं या नीचे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आप चले जाएं, मुझे लगता है बिहार के मजदूर भारत के हर एक हिस्से में, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में संभव नहीं होगा कि कोई एक आपातकाल वाली परिस्थिति आए और उस वक्त आप रातों रात उनको निकाल के ले आए, जो कि आज हम लोग कहीं ना कहीं इसका अनुभव भी कर रहे हैं, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है। आप रेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, भारत का एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है राज्यों को जिम्मेदारी लेनी होगी, स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप मजदूरों को किस्मत के भरोसे सड़क पर आप नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है हर राज्य, और इसमें बिहार सरकार की भी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर आज की तारीख में मुझे लगता है बिहार के ही हैं। उसमें भले वो सड़क मार्ग के माध्यम से हो, भले वो रेल के माध्यम से। मैंने कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह भी कहा था कि सही संख्या दें ताकि रेलवे उसके अनुपात में ट्रेन चला सके, क्योंकि मेरी रेल मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात हुई थी और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि जितनी ट्रेनों की जरूरत है प्रवासी मजदूरों को अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर लेके जाने के लिए, उतनी ट्रेनें हम लोग चलाने को तैयार हैं, बशर्ते कि राज्य सरकार इसकी मांग करे। मुझे लगता है क्योंकि बिहार के प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो और ज्यादा अधिक ट्रेनों की जरूरत है। अभी भी मैं देखता हूं, गुजरात की बात हो या बेंगलोर की बात हो या तमिलनाडु की बात हो, कई ऐसे राज्य हैं जहां से मुझे निरंतर फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है। तो उसके अनुपात में मुझे लगता है ट्रेनें चलाने की जरूरत है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यहां तक आग्रह करूंगा, जरूरत पड़े तो उनको एयरलिफ्ट भी कराएं। अंडमान निकोबार जैसे जो जगह है, जो द्वीप है, वहां से भी मुझे फोन आते हैं। तो अगर जरूरत पड़े, मुझे लगता है राज्य सरकार को हर वो माध्यम अपनाना चाहिए। और क्योंकि केंद्र सरकार ने इस बात की स्वीकृति भी आपको दी है, कहीं ना कहीं अभी तक लॉकडाउन की दुहाई दी जाती थी, केंद्रीय नीति की बात होती थी, अब तो केंद्र सरकार ने भी आपको इस बात की इजाजत दे दी है कि आप जैसे लाना चाहें आप लाएं। बट इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी ज्यादा है। और मैं बिहार से आता हूं, मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से जरूर यह आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द अपने लोगों को वापस अपने प्रदेश लेकर आएं। सब जानते हैं, जो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, आप युवा बिहारी हैं, तो आपको ये उन्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वही मजदूरों वाला जो मामला है, ये थम नहीं रहा, ये पैदल मार्च थम नहीं रहा। और ये जो इतनी गंभीर तस्वीरें थी, जिस मामले को बहुत संजीदगी से देखा जाना चाहिए था, जिसका हल केंद्र और राज्य को मिलकर निकालना चाहिए था, उसमें हमने देखा रेल के टिकटों को लेकर सियासत हुई, जवाबदेही को लेकर सियासत हुई, और हमने देखा कि कई जगह केंद्र वर्सेस राज्य ही बन गया। देखिए, कहीं ना कहीं चिंता यहीं से होती है। आप महामारी के समय में मुझे नहीं लगता कि हमें इंटरनली कुछ वर्सेस बनाने चाहिए या इस पे राजनीति करनी चाहिए। मुझे लगता है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जितना तालमेल बैठाकर काम करें, इसका एक सबसे खूबसूरत उदाहरण हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा। हैविंग सेड दैट, विपक्ष होने के बावजूद मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी, केजरीवाल जी ने भी जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ निरंतर सहयोग करते हुए, उनके हर एडवाइजरी का पालन करते हुए जिस तरीके से एक वो कॉपरेशन दिखाया, मुझे लगता है हर सरकार को ये करने की जरूरत है। इसमें मुझे कहने में थोड़ा सा संकोच होता है, बट हकीकत है कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, अभी जैसे कल से मैं खबरें देख रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने बसेस की पहल की है, ईमानदारी की बात है अदिति जी, अगर आप मदद करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उनको भेज दीजिए ना बसेस को। कौन पूछ रहा था? आपने मांग करके कहीं ना कहीं आपने जताने का प्रयास किया कि देखिए हम ये करना चाह रहे हैं, हम 1000 बसेस हम देना चाह रहे हैं। आप दे देते, आप सीधा हाईवे पे आप बसेस आप भेजते, जहां से जो मजदूर दिख रहे थे आप उनकी मदद कर देते। उसके बाद भी जिस तरीके से अब सामने पता चल रहा है कि बसेस के नंबर्स वैलिड नहीं है, वो ऑटो के नंबर हैं, वो 2 व्हीलर के नंबर हैं, 3 व्हीलर्स के नंबर हैं, तो इस तरीके की चीजें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि एक ऐसे समय में जहां राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी पृथ्वी एक महामारी से जूझ रही है, उसमें भी जब हम लोग पॉलिटिक्स करने लगते हैं, राज्य अपना अपना हित देखने लगती हैं, अपना अपना श्रेय देखने लगती हैं, श्रेय की होड़ लगने लग जाती है कि भाई हम ये करना चाह रहे हैं, हमने ये करने की पहल की है, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक होता है। बट बहरहाल
पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। जब तक मुझे लगता है आपकी नीयत सही है, सही में अगर आप मजदूरों की मदद करना चाह रहे हैं तो हर किसी का स्वागत है। और इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बिना इसको कोई राजनीतिकरण दिए हुए, कल जैसे ही कांग्रेस की तरफ से मांग की गई तुरंत उन्होंने स्वीकृति दी कि हाँ बिल्कुल आप अपनी 1000 बसें दीजिए, हम उसका लाभ लेंगे। तो अगर मैं युवा बिहारी चिराग पासवान से ये जानना चाहूं, मजदूर वापसी के 3 सूत्रीय प्लान क्या हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे? क्योंकि मजदूर तो आज भी सड़क पर है, आप भी अगर सड़क पर निकल रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे। आपका देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि इसमें 3 सूत्र में जाने की जरूरत ही नहीं आती थी, सिर्फ एक सूत्र से काम चल जाएगा कि हर राज्य सरकार अपने मजदूरों की जिम्मेदारी ले ले। बस वो आपके लोग हैं, आप उनकी जिम्मेदारी ले लीजिए, सड़क मार्ग के माध्यम से हो। हर राज्य सरकार इतनी सक्षम है, एसडीआरएफ का फंड आपके पास है, आपका अपना राजस्व आपके पास आता है, या जो भी तरीके हों, आप किसी भी तरीके से आप अपने मजदूरों की जिम्मेदारी बस आप ले लीजिए। राजस्थान वाले अपनी ले लें, गुजरात वाले अपनी ले लें, बिहार वाले अपनी ले लें, उत्तर प्रदेश वाले अपनी ले लें। अपनी अगर आप एक जिम्मेदारी अगर आप ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई 3 सूत्री कार्यक्रम बनाने की जरूरत है या कुछ भी। केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, केंद्र सरकार हर स्तर पर मदद करने को तैयार है, हर स्तर पर आपका सहयोग करने को तैयार है। मुझे लगता है बस ये चीज अगर हर राज्य सरकार, हमने बिहार में कहीं ना कहीं मैंने खुद ही अनुभव किया कि एक लंबे समय तक कहीं ना कहीं बिहार सरकार की ये सोच भी रही है कि भैया हमें लाना ही नहीं है वापस। ये भी मेरे लिए चिंता का विषय रहा है कि लंबे समय तक कहीं ना कहीं उन्होंने परहेज किया कि मजदूरों को वापस कैसे लेकर आए। उसके बाद चिंताएं और ज्यादा जागी जब वहां पर उचित उनकी क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी। अभी भी आप देखें कितनी ऐसी तस्वीरें आपने भी आदित्य जी देखी होंगी जहां पर क्वारंटीन सेंटर में खाने में रोटी में कीड़े पाए जा रहे हैं, उचित वहां पर व्यवस्था नहीं है, रहने की शौचालय नहीं है, वहां से मजदूर क्वारंटीन सेंटर छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो आपको हर एक जगह पर, हर स्तर पर राज्य सरकार को अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। ये अगर एक उत्तरदायित्व हर राज्य सरकार ईमानदारी से अपने ऊपर ले ले कि भैया ये मेरे प्रदेश के लोग हैं, मुझे इनको वापस लाना है हर हालत में और अच्छे से लाना है, तो उसके बाद मुझे ना कोई 3 सूत्री कार्यक्रम की जरूरत है, ना उसके बाद ऐसी तस्वीरें हम लोग को देखने को मिलेंगी। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार जो है लॉकडाउन, मैं कहूंगी सारी फेज वाइज, अभी तक हम 4th फेज में हैं, बिहार का टेस्ट अगर मैं कहूं लॉकडाउन के लिहाज से तो बिहार ने कैसा परफॉर्म किया है? देखिए, बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, और मेरा विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी पर रहा है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी के पास एक्सपीरियंस है, उनके पास तजुर्बा है ऐसी आपदा वाली स्थितियों से निपटने का। जब कोसी में भी जब बाढ़ आई थी उस वक्त जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी की भूमिका थी, या हमारे प्रदेश को जिस दौर से उन्होंने संभाला है, जंगल राज के दौर से, जंगल राज का विकल्प बनकर हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, तो मेरा विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी पर है, सक्षम है, जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसी परिस्थितियों से निपटने का अनुभव उनके पास है। इसीलिए मुझे उम्मीदें उनसे और ज्यादा होती हैं कई बार, इसीलिए मैं कई बार उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता हूं और इसीलिए ये अपेक्षा ज्यादा रखने से आपका डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है या आपको लग रहा है कि काम नाकाफी रहा है? नहीं, काम नाकाफी रहा है, मैं इसको बहुत ईमानदारी से मैं कबूल करूंगा, काम नाकाफी रहा है। बहुत पहले हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते थे। मुझे लगता है आप लॉकडाउन 4 की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 2nd फेज तक तो हम लोग केंद्रीय नीति का ही इंतजार कर रहे थे, हम लोग लॉकडाउन की ही हम लोग बात कर रहे थे कि अभी लॉकडाउन है, ऐसे में हम लोग बसेज नहीं चला सकते, ऐसे में हम लोग उनके लाने का कोई साधन नहीं है, तो हम लोग यही सारी दुहाई दे रहे थे। तो मुझे लगता है बहुत पहले हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते थे। हैविंग सेड दैट, आज भी मुझे नहीं लगता कि देर हुई है। आज भी अगर हम लोग तत्परता दिखाएं, आज भी अगर बिहार से बसेस भेज दी जाएं हाईवेज पर, जहां जहां जिन जिन राज्यों में हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, आज भी अगर उचित संख्या में ट्रेनें चला दी जाएं तो मुझे नहीं लगता कि 2 दिन 3 दिन से ज्यादा लगेगा तमाम मजदूरों को वापस अपने प्रदेश लाने में। मैं थोड़ा सा मूड को लाइट करती हूं क्योंकि कोरोना काल ने काफी लोगों को टेस्ट किया, हम सब ने एक इम्तिहान दिया है, लेकिन हमने देखा आपने उस टाइम का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जब आपने अपने पिताजी की दाढ़ी बनाई। वो तस्वीर भी काफी वायरल हुई, वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा।
ये जैसा मैंने कहा और ये मैंने प्रधानमंत्री जी से ही सीखा है कि किस तरीके से आप आपदा को अवसर में आप परिवर्तित कर सकते हैं। मैं कई अपने मित्रों से जब फोन पर बात करता था या परिचितों से बात करता था तो वो हमेशा परेशान मुझे साउंड करते थे कि अरे लॉकडाउन है, कहीं निकल नहीं सकते। और उस दिन मैं इस बात का अनुभव करता था कि या तो आप इस परिस्थिति को कोसते हुए, दुखी होते हुए आप इसको निकल सकते हैं इस पीरियड से, या इसमें कुछ खूबसूरत यादें आप बना सकते हैं। मुझे लगता है पिताजी की दाढ़ी बनाने का जो आपने जिक्र किया, ये सबसे खूबसूरत यादों में से एक है। और एक बात मैं और बोलूंगा कि मुझे ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली समाज के विभिन्न क्षेत्रों से, और इसमें एक खूबसूरत पक्ष और मुझे अदिति जी देखने को मिला, डिग्निटी ऑफ लेबर अब कहीं ना कहीं आया है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सेलिब्रिटी की तस्वीरें सामने आती होंगी जो कि घर की सफाई कर रहा है या बर्तन धो रहा है या इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है या प्लम्बिंग का काम कर रहा है या मैं जैसे खुद पिताजी की दाढ़ी बना रहा हूं। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है और जो कि मुझे लगता है कि आने वाली बदली हुई परिस्थिति में मुझे लगता है कि डिग्निटी ऑफ लेबर की जो हम लोग बात करते हैं कि भैया कोई कार्य छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, मुझे लगता है वो जरूर हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हैविंग सेड दैट, मैंने कल पिताजी का हेयर कट भी किया, उनके बाल भी बनाए, तो जब आप अगली बार उनका इंटरव्यू करें तो आप बिफोर एंड आफ्टर का आप उनका लुक चेंज देख सकते हैं। तो ये खूबसूरत यादें जोड़ रहा हूं, उम्र भर मेरे साथ रहेंगी। अच्छा, ये बताइए, घर में ही केंद्रीय मंत्री हैं, आप भी हैं, बिहार को लेकर हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, तो घर में किस तरह की चर्चा हुई? घर में क्या आपने उनसे सवाल पूछे? आपने जो कंसर्न्स हमारे इस ब्रॉडकास्ट में उठाए हैं उससे रिलेटेड मेरा एक और सवाल भी है, लेकिन मैं आपसे पूछूं, घर में ही जो केंद्रीय मंत्री हैं, आपके पिता भी हैं, वो घर में किस तरह की चर्चा हुई? उनसे आप सवाल पूछते थे कि आप ये जो मजदूर हैं इनके खाने का इंतजाम कीजिए, इन तक खाद्यान्न कैसे पहुंचेगा, इन तक अनाज कैसे पहुंचेगा, ये सब सवाल घर में उठे? कभी नोकझोंक भी हुई? नहीं, बिल्कुल ये तमाम नहीं, नोकझोंक तो खैर कभी नहीं हुई। इतना आदर है और उनके पास अनुभव इतना है कि मैं उनसे जितना ज्ञान प्राप्त कर लूं मुझे लगता है उतना ही कम है। तो डेफिनेटली यस, हम लोगों ने रिपीटेड डिस्कशंस किए इन तमाम परिस्थितियों को लेकर, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं। तभी जब मेरी सर्वदलीय बैठक भी हुई प्रधानमंत्री जी के साथ, तो उसमें भी पार्टी की तरफ से प्रमुखता से हम लोगों ने सुझाव दिए थे लॉकडाउन को लेकर। ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं से सीखकर, उन्हीं से ही चर्चा कर ये तमाम निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे। या मुख्यमंत्री जी को जब मैं कोई पत्र लिखता हूं तो उससे पहले भी मैं उनसे तमाम सुझाव लेता हूं, अपनी चिंताएं उनके सामने रखता हूं। मजदूरों वाली बात आपने की, निरंतर इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। बट हाँ, ये एक दौर ऐसा मुझे मिला, अदिति जी, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, पिताजी का 51 साल का 51 ईयर्स हो गए उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में, एक बहुत लंबा सक्रिय राजनीति का उनका अनुभव है। 77 के जमाने से लेकर जेपी आंदोलन हुआ, इमरजेंसी का दौर उन्होंने देखा, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर कार्यकाल निभाने का उनका एक अपना अनुभव है। तो उनसे सीखने को बहुत है मेरे पास। घर पे ही एक इंस्टीट्यूशन है और क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में हूं जिसमें पिताजी हैं, आप परिवारवाद का बिल्कुल आप आरोप लगा सकती हैं, मैं भी उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहा हूं। वो तो विपक्ष लगाता ही है, वो तो आपके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट से लगाते ही हैं, वो सवाल उठता ही है। लेकिन हम बार बार बिहार को लेकर इतना डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बिहार को लेकर, अगर जमीनी हकीकत की बात करें चिराग पासवान जी, तो एक तो ये कि वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि लेबर लौट रही है, माइग्रेंट वर्कर्स लौट रहे हैं, उनका खाना पीना, उनका रहना और फिर उनको एक रोजगार के लिए ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना। अब चैलेंज बढ़ेगा ना, चुनौतियां और बढ़ेंगी। क्या उसे एड्रेस करने को लेकर आपकी और पिताजी की बात हुई? और सबसे बड़ी चुनौती बिहार की रही है पलायन को रोकना। 100% हम दोनों की इसको लेकर हम लोग की ना सिर्फ बातचीत हुई, बल्कि क्योंकि ये चुनावी साल भी है और मैं पार्टी का अपना घोषणा पत्र भी मैं तैयार कर रहा था और इसी क्रम में कुछ समय पूर्व लॉकडाउन से पहले मैं पूरे बिहार प्रदेश की यात्रा में था। बिहारी फर्स्ट को लेकर मैं पूरे प्रदेश के हर एक जिला में जा रहा था और जहां जहां मुझे जो भी कमियां दिखी, जहां पर भी सुधार की गुंजाइश थी, ना सिर्फ मैंने उसको एड्रेस किया बल्कि मैंने उसका सुझाव भी, बहुत जल्द मेरा घोषणा पत्र जब भी चुनाव आएगा या जो भी होगा उस वक्त उसमें प्रमुखता से मैंने इन सब बातों का मैंने जिक्र किया। उसमें स्वास्थ्य सेवाएं का मैंने जिक्र किया है, शिक्षा का मैंने उसमें जिक्र किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने जिक्र किया, बट सबसे मजबूती से मैंने जो जिक्र किया उसमें इस पलायन का ही मैंने जिक्र किया। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि क्यों हमारे बिहार के लोगों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई बंबई का लड़का बिहार जाता हो शिक्षा के लिए या कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए। सिर्फ हम बिहारी ही दूसरे प्रदेश जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन तक लोग धूप गर्मी में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। ये चीजें बदलने की जरूरत है और अब नहीं तो कब।
बहुत समय बीत गया, 70 साल बीत गए और बिहार का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग फक्र करते थे और आज की तारीख में हकीकत यह है कि हमारे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। क्यों ये सारी चीजें हमें हमारे बिहार प्रदेश में नहीं मिल सकती? इन तमाम चीजों का मैंने अपने उसमें पार्टी के घोषणा पत्र में मैंने तमाम चीजों का सुझाव दिया है। मुझे जब दूसरे प्रदेशों में जब युवा बिहारी और मिलते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि भैया हम लोग के आईटी जॉब्स हमारे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? हम लोग को मुंबई जाना पड़ता है काम करने के लिए, दिल्ली जाना पड़ता है काम करने के लिए, और जब हम लोग वापस बिहार जाते हैं तो इतना तो हम लोग कमाते नहीं है जितना आना जाना, होली, दिवाली, ईद, कोई घर पे बीमार हो गया, बहुत वैलिड पॉइंट्स है। जाते जाते 10 सेकंड्स में अगर आप बिहार में ही अगर आप ये सारी व्यवस्था करेंगे जी, जाते जाते क्योंकि समय कम है और मेरी इस बात को लेकर जिज्ञासा है, आपने बाल काटना सीखा, आपने शेव कर दी अपने पिताजी की, और भी कुछ सीखा आपने बहुत संक्षेप में? नहीं, बिल्कुल बहुत कुछ सीखा। जैसा मैंने कहा कि पिताजी से तो पहले मैंने जानकारी बहुत ली, पूरा 50 साल का उनका अपना इतिहास मैंने सीखा जो डेफिनेटली आने वाले समय में इस क्षेत्र में मुझे मदद करेगा। घर परिवार के साथ, अपने भांजे भांजियों के साथ बहुत खूबसूरत समय बिताया, उनको पढ़ते हुए बढ़ते हुए देख रहा हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो परिवार के साथ बहुत खूबसूरत यादें जोड़ी हैं। शुक्रिया चिराग पासवान, युवा बिहारी अध्यक्ष एलजेपी के, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ। मेरे पास है मेरा अपना पर्सनल होम थिएटर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.